तो अब एआरएस के सिलेबस के बारे में बात करें हम, तो एआरएस का जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस है वो मेनली सिक्स सिक्स यूनिट्स में है। ठीक है। हम्म, ठीक बात है। सिक्स, यहाँ ये टोटल 8 यूनिट्स में है। ठीक है। तो चलिए हम एक एक यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का या जीपीवी का जो फर्स्ट यूनिट है वो है जनरल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये यूनिट के अंदर आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के, जो भी जैसे मेंडल से हम जब शुरुआत करते हैं तो मेंडल के लॉज क्या हैं, मेंडल के लॉज किस तरह से चीजों में एप्लीकेबल होते हैं या फिर उनके कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारी चीजें मेंडल के इनहेरिटेंस में आते हैं। ठीक है। सेल की स्ट्रक्चर क्या है, फिर लिंकेज का कॉन्सेप्ट आता है ना, जीन कॉन्सेप्ट का, एलिलिज्म क्या होती है, जीन की फाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जो बेसिक जेनेटिक्स होता है वो फर्स्ट यूनिट में है। ठीक है। फिर बेसिक प्लांट ब्रीडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिलेक्शन क्या है, मास सिलेक्शन क्या है, कौन से मेथड्स हैं, है ना, जो जनरल अपन बेसिक प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं वो सब फर्स्ट यूनिट में कवर होती है। सेकंड यूनिट जो आती है वो आपकी डिस्कस करती है कि इकोनॉमिक बॉटनी या प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स, यानी स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में ये बात करेगा। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब हुआ क्रॉप्स के ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, है ना, बॉटनी ऑफ सीरियल्स और स्पेसिफिक क्रॉप्स इन्होंने मेंशन किए हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक बॉटनी में। ठीक है। फिर प्लांट ब्रीडिंग के फिर से हाइब्रिड ब्रीडिंग हो गई, जेनेटिक बेसिस, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये सारी चीजें इसमें हमें देखनी होती हैं सेकंड यूनिट में। फिर हमारी जो थर्ड यूनिट है वो आती है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ क्रॉप ऑफ प्लांट, यानी बेसिक साइटोजेनेटिक्स का जो पोर्शन है वो एक पूरी सेपरेट यूनिट दी गई है ना। हर एक क्रॉप स्पेसिफिक साइटोजेनेटिक्स हमें देखनी है और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ साइटोजेनेटिक्स के आपको पता होने चाहिए। ठीक। फिर हमारी जो चौथी यूनिट है वो है क्वांटिटेटिव एंड बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि हम जैसे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग लेते हैं तो ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी के बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में थोड़ा सा स्टैट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, या मैथ्स कह सकते हो, अगर जिसकी मैथ्स अच्छी है तो वो थोड़ा सा समझने में उनको इजी रहता है। लेकिन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर तो प्लांट ब्रीडिंग चल ही नहीं सकती है। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में पढ़ना क्या है, कौन से क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वर्क करती है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसे होती है, क्या पॉलीमॉर्फिज्म है, ब्रीडिंग वैल्यू, वेरिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ना। और जो भी आपके डिजाइन होते हैं, मैटिंग सिस्टम्स होते हैं, NC1 2 3 4 और जितना, ये सब इस सिलेबस में मेंशन है, जिसमें पूरा क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का पोर्शन आता है। ठीक है। इसके बाद में आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी टूल्स इन प्लांट ब्रीडिंग। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो, ऐसा उसको अलग से मान के मत चलो कि तुम बायोटेक के स्टूडेंट हो तो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक जो पार्ट है वो पूरे, मैं तो कहूंगा कि सारे जेनेटिक्स स्टूडेंट को वो पोर्शन आना ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है, ये तो बायोटेक वालों का काम है, हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें आनी है। तो इसमें क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, माइक्रो प्रोपगेशन है, सोमा क्लोनल वेरिएशन है, म्यूटाजेनेसिस होती है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, क्यूटीएल मैपिंग, सिलेक्शन, डीएनए लाइब्रेरीज, क्रोमोसोम बाकिंग, ये सारा सिलेबस। ठीक है। हमें सब कुछ पढ़ना है, ये छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इनके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, और ये पढ़नी किस तरह है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद में आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंट एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब बेसिक फंडामेंटल जब आपके प्लांट ब्रीडिंग के पढ़े हुए हैं, तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट और न्यूट्रिशनल क्वालिटी ब्रीडिंग है वो क्या है, एक तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस टॉपिक को, कि अलग से तो नई ब्रीडिंग तो कोई आने से रही है ट्रेड्स के लिए, ये सिर्फ ट्रेट है। ठीक है। तो हर एक क्रॉप के अंदर जैसे न्यूट्रिशनल क्वालिटी की हम बात करते हैं, मस्टर्ड के अंदर एरिक एसिड हो गया, ग्लूकोसिनेलेट्स हो गए, है ना, मेज के अंदर सब जानते हैं जो ट्रिप्टोफैन या फिर दूसरे अमाइनो एसिड्स की कुछ डेफिशिएंसी होती है उसको इंप्रूव करना होता है ना। आजकल चल रहा है विटामिन ए का हो गया, टोकोफेरॉल्स का हो गया, और भी हर एक क्रॉप के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटीज होती हैं, तो उनको किस तरह से इंप्रूव करना है, तो वो कब आप उसको समझ सकते हो, जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है ना। इसके लिए कोई अलग से नहीं आएगा कि अलग से आपको एक बुक प्रोवाइड कर दी, या फिर कोई एक अलग से आपके लिए क्या कहूँ उसके लिए कोई कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए कोई नया कोई टॉपिक आ गया। बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ब्रीडिंग के जो यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं, बट हमें उनको समझना है। अलग से हम क्या कर सकते हैं, हर एक क्रॉप में उसको डिटेल से पढ़ो कि उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स क्या है ना। फिर उनको अप्लाई करो उन ब्रीडिंग मेथड्स को, कि इनको हम किस तरह से उन ब्रीडिंग मेथड्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और आप किस तरह से पढ़ते हो चीजों को वो आपके ऊपर है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें,
प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर रेगुलेटरी सिस्टम, है ना, और वेराइटल रिलीज या सीड प्रोडक्शन, थोड़ा सा पीजीआर का पोर्शन है, लेकिन वेराइटल जो रेगुलेटरी सिस्टम्स होता है कि वेराइटीज किस तरह से रिलीज होती हैं, क्या उनका प्रोसीजर है। जैसे आपने कोई लाइन डेवलप की, उस लाइन को टेस्टिंग के लिए हम क्रिप में भेजते हैं, क्रिप के बाद वो वर्कशॉप में जाती है, वर्कशॉप के बाद में जो उसकी सेंट्रल वेराइटल रिलीज कमेटी होती है उसमें जाती है, फिर वो वैरायटी रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाइड करती है, नोटिफिकेशन होने के बाद में जब सीड की डिमांड होती है, इंडेंट होता है, तो कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो सीड का प्रोडक्शन का काम करती हैं, है ना। वो बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनको डिटेल से हमें पढ़ना भी है। ठीक बात। फिर लास्ट यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटिस्टिकल मेथड्स एंड फील्ड प्लॉट टेक्निक्स, है ना। तो ये स्टैट्स का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हमें पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एक्सपेरिमेंट को हम प्रॉपरली या फिर करेक्टली हम उसको कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ से आएगा? स्टैट्स। जब आपको बेसिक स्टैट्स के मेथड्स पता होंगे, आपको फील्ड प्लॉट टेक्निक्स या एक्सपेरिमेंटल जो हमारे मेथड्स होते हैं उनके बारे में पता होगा, तभी किसी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट को आप कंडक्ट कर सकते हो। इसलिए ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात की थी हमने इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है इनके लिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पढ़ने के लिए तो हमें कुछ बुक्स को पढ़ना है। सबसे पहला काम आपका आना चाहिए कि टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप खरीद लो, क्योंकि इन बुक्स के अगर आपने नहीं पढ़े, आप सिर्फ और सिर्फ रहे कि बस दो नोट्स पढ़ लो और आपका काम हो जाए, तो मेरे से लिख के ले लो, मैं ना उस पर साइन भी कर दूंगा कि उन सिर्फ नोट्स को लेके आप कभी भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी जो पुराने टाइम पे क्या होता था, थोड़ा सा रट्टे वाला क्वेश्चंस आते थे, बट अभी क्या हो गया, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। वो डायरेक्टली आपसे कोई मेथड नहीं पूछ रहा, बट उसको अप्लाइड किसी ना किसी चीज से जोड़ के वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, और उसके लिए नोट्स तो नहीं काम आएंगे। आपकी उस बेसिक फंडामेंटल्स को, या फिर जो भी जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है, ब्रीडिंग के अंदर आपने जो पढ़ा हुआ है, वो किस तरह से आपने समझा है, वो चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। इन बुक्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। तो बेसिक के लिए सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, जो हमेशा से सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बीडी सिंह सर की बुक है, वो आप इसको फॉलो करो, बेसिक पढ़ो। प्लांट ब्रीडिंग की ऑब्जेक्टिव, बी के प्रसाद, बीडी सिंह। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स बाई बीडी सिंह। प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स बाई स्नस्टर्ड एंड साइमंस, मोस्ट रिकमेंडेड बुक फॉर जेनेटिक्स। ठीक है। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब हम एमएससी के टाइम पे थे, तो इस बुक को पढ़ने में मुझे अप्रोक्सीमेटली लग गए 7 से 8 महीने। जब हमारा कोर्स वर्क चलता था उसके साथ में हम स्टैंडर्ड एंड फाइनेंस को पढ़ते थे। अप्रोक्सीमेटली 765 पेजेस की बुक है, 7 to 8। सेकंड रीडिंग जब की तो मुझे लगा उसको 3 से 4 महीना पढ़ने में। थर्ड रीडिंग की सिर्फ 2 महीने में। चौथी रीडिंग की थी 1 मंथ के अंदर। पांचवी रीडिंग की तो वो 15 दिन के अंदर। और जब जैसे हम मेनली ये पढ़ते थे आईआरआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टाइम आया, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ये इस तरह से याद हो गई थी चीजें, हर एक चीज इसकी, कि मैं एक पूरा दिन, पूरी रात, और फिर दूसरा पूरा दिन, मैं इतने 1.5 दिन के अंदर इस पूरी बुक को कंप्लीट कर देता था। क्योंकि मुझे मैंने इसको बार बार पढ़ा। सिर्फ एक बार यूं नहीं कि आपने रीडिंग मार ली और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप एक ही बुक फॉलो कर रहे हो, बट उसको इतनी बार पढ़ो, क्योंकि जब भी आप उसको पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसके अंदर। तो बार बार एक ही किताब को बार बार पढ़ो, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, एक नया एक डायरेक्शन मिलेगा, नया सोच मिलेगा उस बुक के अंदर कि मैं इसको इस तरह से भी देख सकता हूँ। तो प्रिंसिपल जेनेटिक्स बाई स्नस्टर्ड एंड साइमंस पढ़नी है। फिर ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स, कुंदन सिंह, बीडी सिंह। साइटोजेनेटिक्स की जो बुक आती है वो पीके गुप्ता सर की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ो। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट इस बुक को आपने एक बार समझ लिया तो साइटोजेनेटिक्स के आपके सारे कॉन्सेप्ट। साइटोजेनेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है पोर्शन, बट इस बुक को जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपके फंडामेंटल सारे साइटोजेनेटिक्स से क्लियर होंगे। फिर आता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के बारे में, एक बुक है फाल्कनर, डीएस फाल्कनर, आप सब जानते हैं इसको। इस बुक को लो और टाइम दो इस बुक को पढ़ने के लिए, आपका क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी इस बुक से। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे सोमेटिक वेरिएशंस या जो भी थोड़ा बहुत बायोटेक का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, इन विट्रो टेक्निक्स है, वो एच एस चावला से आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिर से मार्कर या मार्कर से रिलेटेड डीएनए मार्कर्स हो गए, या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हो गया, क्यूटीएल मैपिंग हो गई, है ना, या फिर लिंकेज लिंकेज मैपिंग हो गई,
इसके बाद में कुछ जीनोटाइपिंग मेथड्स होते हैं, एसएमपी के बारे में बात करो, या दूसरे जो एडवांस मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं, उसके लिए आपको फॉलो करनी है मार्कर असिस्टेड प्लांट ब्रीडिंग बाई AK सिंह एंड BD सिंह। AK सिंह सर हमारे टीचर भी रहे हैं, एक्सीलेंट टीचर हैं, सब कुछ है। सर की बुक है ये, मार्कर असिस्टेड प्लांट ब्रीडिंग। इस बुक को जब आप पढ़ोगे, ये भी टाइम टेकिंग है, बट आपके सारे मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट इस बुक से कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये दो बुक हैं जो आपको मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है, जिसको कह रहे हो एक्चुअल में ये होता है अपना ब्रीडिंग का ही है। ठीक है। तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। फिर बुक आती है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड कन्वेंशनल। ये बुक है चाहल एंड घोषाल की। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको रेफर करो। मतलब जैसे बेसिक के बाद में इस बुक से भी जैसे अलग अलग थोड़ा बुक पढ़ते हैं ना, तो हमें हर एक ऑथर का एक व्यू पता चलता है कि वो चीज़ों को किस तरह से सोचते हैं। तो आप चाहल एंड घोषाल की बुक को फॉलो करो, बहुत अच्छी बुक है और आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम्स के लिए। फिर आती है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय JR शर्मा। ये बहुत ओल्ड बुक है, आपको शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, बट अगर आपको कहीं से ये बुक मिल जाती है तो इसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे सिलेक्शन का हो गया कुछ टॉपिक, सिलेक्शन जो मतलब आपने अगर JR शर्मा नहीं पढ़ी है तो सिलेक्शन हम जनरली पढ़ते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, वही रट्टा वाली डेफिनेशन, बट पूरा आपका नजरिया चेंज कर देगी ये JR शर्मा की बुक। है ना, कहते थे ना पुराने जो ऑथर्स होते हैं उनकी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती थी। तो JR शर्मा सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको अगर रेफर मतलब आपको मिल जाए तो आप पढ़ो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। फिर आती है प्लांट ब्रीडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस बाई BL चोपड़ा। तो ये बुक भी अगर काफी पुरानी बुक है, शायद आपको मिले नहीं, बट अगर आप मार्केट में आप इसको सर्च करते हैं तो अगर ये मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। साइटोजेनेटिक्स PK गुप्ता सर की बुक थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। अगर आप PK गुप्ता सर की बुक को डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले रेफर कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू साइटोजेनेटिक्स बाय गणेश प्रसाद। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके बेसिक जो साइटोजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं फिर से कहूंगा, PK गुप्ता सर की बुक के टक्कर में दूसरी कोई साइटोजेनेटिक्स की बुक नहीं है। ठीक है, मतलब इंडिया के जो ऑथर्स हैं उनमें बेस्ट बुक है। हेट्रोसिस फिनोमिना बाई BK मुखर्जी, बहुत छोटी सी बुक है। हमारा जो कोर्स होता था हेट्रोसिस ब्रीडिंग, तो उसमें हमें नवीन सिंह सर पढ़ाते थे कोर्स को, जो अभी ब्रसिका के PI हैं वहाँ IRI में। तो वो इस बुक को रिकमेंड करते थे हमेशा। हम BK मुखर्जी की जो बुक है वो बहुत छोटी सी बुक है, तो आप इसको पढ़ो, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। इसके अलावा अभी एक शायद मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, बट AK सिंह सर की एक बुक आई है जो भी हेटेरोसिस के बारे में ही है, या हाइब्रिड जो ब्रीडिंग होती है उसके बारे में बुक है। तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइटल मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर AK सिंह सर ने वो लिखी है बुक, तो हम सब के लिए वो बहुत यूजफुल होने वाली है। अब कुछ टॉपिक हैं जैसे PGR का, इकोनॉमिक बॉटनी का, तो ये मतलब एक तरह से ये हो गया कि भाई ये PGR वालों का काम है, इस तरह से तो ब्रीडिंग की अलग से तो इनके लिए कोई वो बुक नहीं है, बट फंदन सिंह सर की एक बुक है जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड IPR प्लांट ब्रीडर्स, ये है। एक आता है हैंडबुक ऑफ IPR, इसकी अपेंडिक्सेस होती हैं लास्ट में, वो आपको इसमें से पढ़नी है। इकोनॉमिक बॉटनी का सिर्फ बॉटनी पोर्शन है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर का नायक एंड नायक की बुक है। इसमें सिर्फ बॉटनी का पोर्शन आप इसमें पढ़ो, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो। अगर आप ये भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक बॉटनी के लिए आपको क्या करना है, जो LN इंस्टीट्यूट है, जो कि कोचिंग सेंटर है एक्चुअल में कहें तो, उनकी पुरानी LN की कुछ शीट थी, तो वो वहाँ बॉटनी का पोर्शन अगर आप वो पढ़ोगे तो वो शॉर्ट एंड स्वीट सबसे बेस्ट वही है। आप अगर आप वो आपको मिल जाती हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें हो गई किसके बारे में, कि हमें ARS के लिए कौन सी बुक्स को रेफर करना है। ठीक है। अब मैं अगर एक चीज पर और बात करना चाहूंगा कि आपको ये नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। तो 1 सेकेंड। ठीक। अब नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे आपके पास में अभी चल रहा है अप्रैल, है ना, अप्रैल, तो मे बी आपके पास में हम मान के चलते हैं कि 7 से 8 मंथ हैं किसके लिए, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, ARS का जो प्री एग्जामिनेशन होना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। इसके जो ये प्री का टाइम है, मेंस आएगा फिर इंटरव्यू आएगा, तो वो टाइम टेकिंग है अभी तो। 7-8 महीने में क्या करना है कि ये जो 20 बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, है ना, इन बुक्स को थरोली यानी कि डीपली आप इनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है। ARS का सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। ARS का सिलेबस का प्रिंट लो, अपनी टेबल पे लगा लो उसको। ठीक है। उसको बार बार पढ़ो कि भाई कौन से टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर, वो हमें पढ़ने हैं। इन बुक्स के अंदर सबसे पहले अपना फंडामेंटल क्लियर करो। जैसे हम कभी कभी क्या है ना, हमें लगता है कि भाई हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन, DNA टू RNA को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और ये खत्म हो गया। ऐसा नहीं है।
ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को अब जब आप स्टैंडर्ड एंड साइमंस पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मतलब आपका नजरिया चेंज हो जाएगा कि एक तो रट्टा वाली चीजें होती हैं और दूसरा एक कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। स्टैंडर्ड एंड साइमंस आपको जैसे जीन कॉन्सेप्ट हो गया, अब भाई शब्द तो लिख दिया, उसका मतलब क्या है, तो वो भी आपको स्नस्टर्ड एंड साइमंस ही बताएगा कि जीन कॉन्सेप्ट है क्या, जीन की डेफिनेशन क्या है। तो वो सारी चीजें आप स्नस्टर्ड एंड साइमन आपको क्लियर करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इन 20 बुक्स को आप धीरे धीरे करके अच्छे से रीड करो, बहुत अच्छे से रीड करो। जहाँ मगब वाली चीजें हैं, जहाँ आपको रट्टा मारना है वहां रटो उन चीजों को, जहाँ आपको याद करनी वो जो समझने वाली चीजें हैं उनको समझो। ठीक है। मान के चलो 7-8 महीने में से आपको लगते हैं 5 से 6 महीने इन सारी बुक्स को पढ़ने में। ठीक है। पढ़ो, टाइम दे के पढ़ो, ये 6 महीने खुद को झोंक दो इन चीजों में। ठीक है। 6 महीने पढ़ने के बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। है ना, ऑब्जेक्टिव्स की जो बुक बताई थी वो सॉल्व करनी है आपको। तो इससे क्या होगा, आपके लिए जो प्री में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं डैम श्योर हूँ कि अगर ये सारा काम आपने कर लिया ना, तो आपके जो प्री में 70 to 80% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, इजीली आप स्कोर कर लोगे उसमें। ठीक है। तो ये काम करना है। इसके साथ में क्या करना है, आपको बनाने हैं इसमें से नोट्स। अब नोट्स में ये नहीं है कि आप कुछ भी जो सेंटेंस दिख रहा है बस लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। नोट्स बनाने के लिए आप रखो लास्ट के 1-2 महीने। ठीक है। उसमें क्या करना है, जो आपका एआरएस का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज हर एक टॉपिक पे 2 से 3 पेज, जिस बुक मतलब आपने जो 20 बुक पढ़ी होंगी ना, आपको पता चल जाएगा कि किस बुक के अंदर कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से मेंशन किया गया है ना। तो बिल्कुल एकदम से हर एक टॉपिक के, है ना, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक पे यूनिट वाइज अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, 2 से 3 पेज आपको पता होनी चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है। आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, बेसिक के बाद में आपका जो लिखने का पैटर्न है वो, ये इससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। आगे किसी वीडियो में मैंने क्या नोट्स बनाए थे एक्चुअली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपको मेरे नोट्स दिखा सकूं कि इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट एंड स्वीट उतना बस करके रखो। ठीक है। फिर क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक से खुद से क्वेश्चंस, जैसे बोलते हैं ना प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमें करना है। हमारे क्या होता था कि एएसआरबी तो को तुम्हें कोई प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइड करने से रहा कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लेकिन हमारे मेमोरी बेस्ड, जैसे जब भी जैसे सीनियर्स रहते थे वो एग्जाम लेके आए हैं तो हम बैठ जाते थे, सर बताओ क्या क्वेश्चंस आए किस तरह से आए, तो हम क्या है वो मेमोरी बेस्ड चीजों को लिखना स्टार्ट कर दिए थे, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बट कि हाँ इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो आपने ये सिलेबस है ना, उस शब्द को वो पकड़ते हैं वर्ड को, और उससे रिलेवेंट या तो उसको घुमा के पूछ लेते हैं या फिर उसको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बट लेकिन आप जब सारी बुक्स को पढ़ लेंगे तो ये तो चांस खत्म हो गया कि कहीं से मिस कर दोगे, है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले इन बुक्स को रीड करो, थरोली पढ़ो, हर एक टॉपिक को पढ़ो। उसके बाद में जो आपके 2 से 3 हर एक टॉपिक पे हर एक यूनिट वाइज आप नोट्स खुद के प्रिपेयर करते जाओ, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है। अब ये तो हो गई प्री तक की बात। प्री के बाद में जब आपका प्री क्लियर होता है तो मेंस के लिए टाइम मिलता है आपको 1-2 महीने का, 2.5 महीने, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसमें क्या काम रहेगा आपका कि आपने अगर सारा कुछ पढ़ लिया है तो आपको एआरएस के अंदर अगर मेंस क्लियर करना है तो वहां मेंस में आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलेगा कि आप बस सोच रहे हो और फिर लिख रहे हो। टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एआरएस मेंस को क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो एआरएस मेंस को क्लियर करना है तो आप टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करो कि 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में आप उसको क्लियर कर पा रहे हो, है ना। तो आप अपने मॉडल क्वेश्चंस खुद से बनाओ, या फिर आगे के वीडियोस में मैं भी कुछ डिस्कस करूंगा इस तरह की चीजें, तो आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस हैं इस तरह से करो इनको सॉल्व, या जो भी है। बट प्रॉपर जो एआरएस का पैटर्न होता है उसके जैसा मॉडल क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं डिस्प्ले कर दूंगा आपको ना कि किस तरह से वो मॉडल क्वेश्चंस होते हैं आगे की वीडियो में। बट उस मॉडल क्वेश्चंस के खुद के प्रिपेयर करो और ट्राई करो कि उनको आप 2.5 घंटे का पेपर है उनको 2 घंटे 15 मिनट में आप कंप्लीट कर पा रहे हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड। लिखो, बार बार लिखो, लिखते रहो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। जब आपकी स्पीड आपको लगे कि 2.5 घंटे के पेपर को आप 2 घंटे 15 मिनट में आप कंप्लीट कर दे रहे हो, तब मान के चल लेना कि आपके चांसेस हैं कि यार इसमें हिसाब से क्लियर हो जाएगा। हम जब पढ़ते थे तो मेंस के लिए बस लगे रहते थे कि लिखना है लिखना है लिखना है। तो वो कब आएगा, जब बार बार आप चीजों को पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पॉइंट्स हर एक टॉपिक के जैसे सिलेबस का
जैसे हो गया जीन कॉन्सेप्ट। तो मेरे दिमाग में जैसे जीन कॉन्सेप्ट आएगा ना, पूरी स्टोरी फ्रेम हो जाती है कि सबसे पहले जीन के बारे में कौन बताया था, उसने क्या बताया, स्ट्रक्चरल फंक्शन कैसे बताया, फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, तो वो पूरा जीन कॉन्सेप्ट वेंजर के एक्सपेरिमेंट तक वो पूरा मेरे दिमाग में छप जाना चाहिए, है ना। तो फिर मैं उसको बस राइटिंग लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। तो राइटिंग, और वो भी टाइमली, यानी हर टाइम के हिसाब से अगर आपने हर एक चीज को मैनेज कर लिया तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें किसकी, मेनली अब बात करते हैं कि जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा था। ठीक है। अब भाई मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि सबसे पहले तो हम क्या नर्वस होते हैं, इंटरव्यू में जाने से पहले हमारे दिमाग में 100 चीजें चलती रहती हैं। जैसे वो 5 बच्चों को बाहर बैठा के रखेंगे, एक को अंदर बुलाते हैं, एक एसआरबी का मेंबर होता है, और कुछ उनके दो तीन तीन या चार एक्सपर्ट भी होते हैं। वो आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे, फिर बाहर बैठे बैठे हमारी जान निकल जाती है तब तक, है ना। क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, हम नर्वस होते हैं, एंजाइटी होती है ना, हम प्रेशर फील करते हैं। बट एएसआरबी का मैंने अभी तक जितने इंटरव्यू दिए हैं, तो एएसआरबी का इंटरव्यू जो होता है बहुत इजी वे में होता है, बहुत स्मूथली होता है, वहाँ ऐसा कोई डरने जैसा कुछ माहौल नहीं होता। बहुत पोलाइटली वो आपसे बातें करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि एएसआरबी या एआरएस में इंटरव्यू का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। मतलब मैं इस तरह पूरी तरह नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होना है। आप मेंस में कितना स्कोर कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू मार्क्स ज्यादा वेरी नहीं करते हैं। वो एक दो मार्क्स ऊपर नीचे किसी बच्चे के हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसलिए ट्राई करना है कि मेंस के अंदर आप जितने ज्यादा मार्क्स आप खींच सकते हो, मेंस के अंदर ही मार्क्स लेके आने हैं, वही आपका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था। कि अब मैं जैसे अंदर गया तो जाने के बाद में उनके पास में अपना पूरा वो रहता है ना, डाटा की मैं क्या क्या, तो फिर वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना। उनके लिए लैंग्वेज से आपके मार्क्स को कट नहीं करेंगे वो, जैसा आप कंफर्ट फील करो उनको बात करना चाहिए। मैंने अपना प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए, वही करना क्या है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ऐसा करो कि आप उनको नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद प्रोवाइड करो। वो कैसे करना है कि जैसे आई एम, अपने बारे में बताओ, फिर अपने बता दो कि मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड करंटली जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में बता दो। फिर इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मास्टर्स और पीएचडी में जो आपका रिसर्च वर्क किया है ना, वो आपकी चीज होती है, आप उनको बताना है। आपको बताना है कि ये चीज है। जैसे मैं बताऊंगा कि सर मैंने एमएससी में इस क्रॉप पे इस टॉपिक पे काम किया है ना, ये मेरा रिसर्च टॉपिक था थीसिस का, जो मैंने इस पे वर्क किया है। ठीक है। तो 90% चांसेज हैं कि वो उस थीसिस के टॉपिक से ही आपसे स्टार्ट करेंगे, है ना। और उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हो कि आपने थीसिस, तो आपने रिसर्च वर्क किया है तो आपने लिखी है। फिर वो पूछ लेंगे, जैसे मेरा वीट था एमएससी का और मस्टर्ड मेरा था पीएचडी का, तो मैंने दोनों के बारे में बताया। तो वहाँ वीट के बारे में मेरे से पूछा, वीट की कुछ स्पीसीज के बारे में पूछा कि मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब मेरा वर्क था टर्मिनल हीट से रिलेटेड था एमएससी का वर्क। तो उन्होंने टर्मिनल हीट पे डिस्कशन किया था कि किसको बोलते हैं, कितना टेम्परेचर कितना होता है, कितना यील्ड लॉस होता है, क्या करंट सिनेरियो है ना, क्या इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें करना चाहिए, वो आपके व्यूज जानना चाहेंगे, तो वो इस तरह से बात करते हैं। फिर वो मस्टर्ड पे आ गए, तो मस्टर्ड पे मेनली क्वालिटी ब्रीडिंग पे वो चले गए थे, कुछ जीनोम एडिटिंग का, मस्टर्ड से रिलेटेड का, मतलब इस तरह से जो ऑनगोइंग टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर वो डिस्कस करने लग गए। इसके बाद में उनके पास में हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस की भी चीज़ें होती हैं। फिर वो रिसर्च पब्लिकेशंस में जैसे वो देखते हैं, उसमें तो अच्छे आपके पब्लिकेशंस हैं तो उनको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे मेरे पब्लिकेशन थे तो कुछ पब्लिकेशन नास रेटिंग 10 से ऊपर भी थे, कुछ 7-8 के भी थे, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन था उनपे। फिर वो पूछते हैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो क्वेश्चन उन पेपर से भी उठा सकते हैं, बट उन्होंने मेरा एक कोड ऑन यूजेस बायस का कुछ पेपर था, तो उन्होंने बस खुद की, मतलब एक्चुअल में उनका क्वेश्चन नहीं था, वो उनको खुद को समझना था कि ये होता क्या है। तो इस तरह से वो डिस्कशन उनका चालू हो गया। तो ये कितना टाइम चला, मतलब 15-20 या 25 मिनट मैक्सिमम, है ना। वो आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये 25 मिनट कब निकल गया, 25 से 30 मिनट मैक्सिमम होता है। तो इंटरव्यू इस तरह से चला, जैसे वो सारी चीजें मैंने शुरुआत जहाँ से की थी, मैं चाहता था जो क्वेश्चंस को वो उन्होंने पूछे भी मेरे से वही, अगर आप ब्लैंक होके वहां बैठ जाओगे तो वो फिर उनकी इच्छा जो होगी वो आपसे पूछेंगे। ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए ज्यादा ऐसा नहीं करना है, बस वो प्रिपेयर करो जो आप इंटरव्यूअर को एक्चुअल में आप क्या कन्वे, मतलब उनसे क्या चाह रहे हो कि वो आपसे ये चीजें पूछें, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उनको देखते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें
थी जो आपको इस एग्जाम में आपको क्लियर करवाएंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको कुछ क्लेरिफाई करनी हो चीज़ें, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और या फिर जो भी मेरे कांटेक्ट में है वो मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।